उनके नाम। हिमांशु जी एक बार नाम बता दो माइक ऑन करके, और सब लोग लिखो। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, फिजिकल हम्म। बैरियर, साइकोलॉजिकल हम्म। बैरियर, हाँ लिंग्विस्टिक जी। एंड कल्चरल बैरियर और मैकेनिकल बैरियर। जी, वेरी गुड। उसके बाद जो हमने टाइप्स पढ़े थे, कम्युनिकेशन के कुछ टाइप्स पढ़े थे, तो ऑन द बेसिस ऑफ जो नेटवर्क के बेसिस पे जो कम्युनिकेशन के टाइप्स पढ़े थे वो कौन कौन से थे और कितने थे? मैम 4 थे। उनके नाम दीपाली जी आप ही बता दो। चेन नेटवर्क, हम्म। स्टार स्टार या व्हील नेटवर्क हम्म। और सर्कल नेटवर्क और ऑल चैनल नेटवर्क। वेरी गुड। ठीक है, अब आप में से सब लोग हैंड्स अप करना। सिंक्रोनस और सिंक्रोनस, इसमें डिफरेंस कौन बताएगा? सब लोग हैंड्स अप करना, फिर मैं पूछती हूँ किसी से। और सब लोग, 3 लोगों के अभी हैंड्स अप हुआ है जस्ट। ओके। भारती जी आप बताओ मुझे, सिंक्रोनस और असिंक्रोनस में क्या डिफरेंस है? आप लोग मैसेज कर दो सब। मैंने कल क्लास ज्वाइन नहीं किया सर मैंने। अच्छा, ठीक है। जया जी आप बताओ, और सब लोग मैसेज में टाइप करो सिंक्रोनस और असिंक्रोनस में डिफरेंस। जया जी। मैम यस मैम। हाँ जी। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन जब मतलब मतलब हमें उसका आंसर तुरंत मिलता है, वो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। असिंक्रोनस मतलब हमें मैसेज बाद में मिलता है, उसका आंसर बाद में मिलता है, तो असिंक्रोनस कम्युनिकेशन। ठीक है, वेरी गुड। और सबने, सिर्फ दीपाली जी ने एक मैसेज किया है, और सब लोग कहाँ हो आप लोग भी मैसेज। मैम मेरे से जल्दी टाइप नहीं होता मैम मेरे से। कोई बात नहीं, लेट करो लेकिन मैसेज करो। ठीक है, लो कॉन्टेक्स्ट और हाई कॉन्टेक्स्ट में जिसको डिफरेंस समझ में आया हो वो मुझे बताओ। हैंड्स अप करो पहले। हिमांशु जी, इच्छा जी, और सब लोग, लक्की जी। चलिए लक्की जी आप बताइए, लो कॉन्टेक्स्ट और हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर में डिफरेंस। लक्की जी। जी मैम, लो कॉन्टेक्स्ट में जितना कहा गया है उसका अर्थ उतना मानना, हम्म। और अच्छा हाई ठीक है। कॉन्टेक्स्ट में जितना कहा गया है उतना मानना, मतलब नॉन वर्बल और फीलिंग्स। हम्म, उनको भी समझना। जी मैम। ठीक है, ज्योति जी आप क्या बोल रहे हो? आप आंसर आप बोलो माइक ऑन करके। मैम हाई में तो जितना कहा गया है उतना मानना, और उसके साथ नॉन वर्बल और फीलिंग्स हैं उनको भी मतलब साथ में मानना। और लो समझ, में होता है जितना हमने बोला है बस सिर्फ उतना ही मानना, उसके अलावा उसके फेस एक्सप्रेशन और फीलिंग्स उनको नहीं मानना। उनको नहीं समझ सकते वो लोग, ठीक है। ओके, एक हमारे इसमें आया था डेनोटेटिव बैरियर और कोनोटेटिव बैरियर, है ना? हमारे लिंग्विस्टिक और कल्चरल बैरियर में एक टाइप आया था ये। तो क्या था इसका डिफरेंस? इन दोनों में डिफरेंस क्या था, डेनोटेटिव और कोनोटेटिव बैरियर में? डेनोटेटिव वो होता है जो एक शब्द के दो अर्थ अलग अर्थ होते हैं, और एग्जाम्पल। कॉनोटेटिव किसी ने कल बोला था शायद, रैट एंड माउस नहीं होगा। हम्म, और आप कॉनोटेटिव मैसेज मतलब करो और होता है, सब। हाँ जी। कॉनोटेटिव मतलब एक अर्थ दो शब्द, एक अर्थ के दो शब्द। अच्छा ठीक है, हिमांशु जी ये ठीक बता रही है क्या रागिनी जी? मैम एग्जाम्पल थोड़ा गलत था।
डेनोटेटिव का। हाँ आप बताओ ऐसा एक हम बार। हो सकता है कि सिर्फ माउस लेंगे, एक माउस वो होता है जो कंप्यूटर में यूज होता है, एक माउस हम्म चूहा होता है, इस तरह से। हम्म और कोनोटेटिव का था वो रैट और माउस। ठीक है, सब लोग को क्लियर हुआ ये डेनोटेटिव और कोनोटेटिव में डिफरेंस। मैं आपको इसका पहले जो पीवाईक्यू में क्वेश्चन आया ना वो भी आज दिखाऊंगी, तो आप लोग को और थोड़ा सा क्लियर होगा। ठीक है, चलिए फिर हम आगे आज नेक्स्ट चलते हैं। मैम इसका एक अलग एग्जांपल दे दीजिए ना, दोन वो कॉनेटेटिव और डेनेटेटिव का। अच्छा एक मिनट। कोनोटेटिव का इफेक्ट और एफेक्ट बोल सकते हैं क्या? इफेक्ट और इफेक्ट हाँ बोल सकते हैं, दो अलग अलग। देखो मैं भी इसमें ना थोड़ी सी कंफ्यूज रहती हूँ हमेशा। तो देखो इसका क्या है, कोनोटेटिव क्या है, जब एक एक सेकेंड, एक अर्थ के लिए दो शब्द का यूज हो, मतलब एक ही चीज है लेकिन उसके दो अर्थ हो। ठीक है, और डेनोटेटिव उसका एकदम उल्टा। जैसे हमने कल काइट की बात की थी ना, काइट एक वर्ड है, तो उसको कोई कोई समझ सकता है पतंग और दूसरा कोई समझ सकता है चमगादड़, है ना। तो ये जो डिफरेंस है ये तो है डेनोटेटिव। ठीक है, एक वर्ड है लेकिन उसके दो अलग अलग मीनिंग है। लेकिन कोनोटेटिव में इसका एकदम उल्टा होगा, एकदम इसका रिवर्स होगा। वो क्या है कि एक अर्थ है, एक चीज का एक अर्थ है लेकिन उसको दो अलग अलग चीजों से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। जैसे कि ये जो इन्होंने बताया था, मुझे इसका एग्जाम्पल क्या बताया था उन्होंने, रैट और माउस, है ना, ये बताया था। तो रैट और माउस दो अलग अलग शब्द है लेकिन, सॉरी मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती हूँ, कोई और बताओगे मुझे? हिमांशु जी एक बार समझाओगे थोड़ा सा इसको? मैम डेनोटेटिव का मतलब होता है कि दो अलग अलग वर्ड होंगे लेकिन उनका मीनिंग सेम होगा। जैसे कि वही मैम हाँ जैसे ना मतलब अचानक अलग एक जैसे वर्ड वो वर्ड रहते हैं इंग्लिश में। एक एक करके बोलो, एक एक। हम्म अभी दीपाली जी आप बोलो। जिसको हिंदी में अपन पर्यायवाची शब्द बोलते हैं, मतलब एक ही शब्द का अलग अलग मीनिंग रहता है। हम्म जैसे सूर्य का, रवि, दिनकर, भास्कर, तो वही चीज है ये हम्म डेनो। मैंने क्लास नहीं की थी कल तो, पर मेरे को उतना आइडिया नहीं है। पर जैसे हाँ हाँ हिमांशु जी बता रहे हैं उससे ये हो सकता है। हम्म ठीक है, दो पर्यायवाची शब्द। ठीक है, और कोनोटेटिव का कोई एग्जांपल दो। कोनोटेटिव का हेलो है, हो आप लोग क्लास में? मैम कोनोटेटिव हाँ जी बोलो बोलो। की मीनिंग क्या होगी, क्योंकि मैं कल क्लास नहीं करी थी ना तो। देखो एक अर्थ के लिए दो शब्द, एक अर्थ लेकिन उसके दो शब्द हो, वो होता है कोनोटेटिव। एक अर्थ एक वर्ड निकलेगा, उसका एक आंसर निकलेगा लेकिन उसके लिए हम दो चीजों को यूज कर रहे हैं। मैम क्या साइन शब्द हो सकता है क्या? साइन सिग्नेचर भी होता है और साइन निशान भी निशान को भी क्या मतलब चिन्ह? हाँ हाँ ये हो सकता है, बिल्कुल साइन हो सकता है। दो अलग अलग वर्ड्स है लेकिन उनका एक अर्थ है, वो चीज होगी कोनोटेटिव। और डेनोटेटिव उसका एकदम अपोजिट होगा। मैं बहुत कंफ्यूज होती हूँ उसमें, मैं आप लोग इसको समझ कोनो जाओ बस। कोनोटेटिव का हाँ एग्जांपल हो सकता है क्या? लाइक ऑनेस्ट, सिंसियर या नॉवल, कि ये तीनों अलग अलग है बट इसका मीनिंग एक है। हाँ हाँ ये जैसे होगा। और जो साइन वाला है ना वो डेनोटेटिव होगा। हाँ, क्योंकि इसके वर्ड अलग अलग है बट इसका मीनिंग सबका सेम है।
हाँ, और वो दो अलग अलग वर्ड है और उनके मतलब दो अलग अलग वर्ड के तो अलग अलग मीनिंग है उनके। ठीक है, साइन का। और ये जो आपने बोला रागिनी जी, ऑनेस्ट और सिंसेयर, ये दोनों चीजें एक ही चीज के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ओके क्लियर हुआ थोड़ा सा? क्लियर हुआ थोड़ा सा? मैम फिर पर्यायवाची तो कॉनोटेटिव का ही हुआ ना मीनिंग तो। एक सेकेंड, मेरी आवाज मुझे खुद से आ रही है, आज कुछ तो प्रॉब्लम है। अच्छा, मैं आपको ये थोड़ा सा क्लियर करूंगी बाद में, ठीक है? अभी इसको छोड़ देते हैं, अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ मैं इसको करूंगी थोड़ा। मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, इसको बहुत बार करती हूँ लेकिन फिर भी कंफ्यूज हो जाती हूँ हमेशा। कल हमने ये सारा पढ़ लिया था ना, बैरियर्स हमने कल पढ़ लिए थे, और मैं ये आपको लिख के दे दूंगी, ठीक है? वहां पे एग्जाम्पल्स को नोट करके दे दूंगी उसके। अभी हम नॉइज कर लेते हैं, नॉइज क्या है, और फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो नॉइज क्या है? जो संचार की प्रक्रिया को बाधित कर प्रभावी संचार को प्रभावी बनाता है, वह शोर कहलाता है। मतलब प्रभावी बनाता है। जो हमारे देखो, बैरियर का ही एक टाइप, एक सब बहुत बड़ा सा हो गया ना ये, क्योंकि नॉइज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देता है हमारी किसी भी, अगर हम कुछ भी कम्युनिकेट कर रहे हैं तो नॉइज, अगर बाहर का शोर है तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारी कन्वर्सेशन में। तो नॉइज को एक अलग से टॉपिक बना दिया, लेकिन ये बैरियर के अंदर अंदर ही आएगा, है ना, क्योंकि ये भी बाधा हमारी कन्वर्सेशन में क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो जो संचार की प्रक्रिया को बाधित करे, ठीक है, प्रभावी संचार को अप्रभावी बनाता है, वह शोर कहलाता है। अप्रभावी होगा यहाँ। शोर वह है जो पर्यावरण में होता है जिसके कारण संदेश प्राप्तकर्ता संदेश को सही तरीके से अधिग्रहण नहीं कर पाता है। ठीक है, जो बाहर हमारे एनवायरनमेंट में होता है, और उसकी वजह से जो संदेश मतलब जो हमारा कन्वर्सेशन है वो सही तरीके से नहीं हो पाती है। ठीक है, उसके बाद इसका उदाहरण है सड़क के किनारे का शोर, व्यक्तियों के लगातार बात करने का शोर, लाउड स्पीकर का शोर, खराब लिखावट, उच्च या निम्न उच्चारण, कोई बहुत ऊंचा बोल रहा है, बहुत नीचा बोल रहा है, रोशनी की कमी, ये सारी चीजें आ जाएगी एक शोर में। तो सहज और प्रभावी संचार के लिए शोर नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारा जो संचार हो वो सहज हो और प्रभावी हो, उसके लिए शोर नहीं होना चाहिए। तो टाइप्स ऑफ नॉइज क्या क्या है? फिजिकल नॉइज, साइकोलॉजिकल नॉइज और सिमेंटिक नॉइज। अब इनको हम पढ़ते हैं। जैसे हमारी पहली है शारीरिक शोर या फिजिकल नॉइज। ये क्या है? भूख, थकान, सिर दर्द, खुजली, सर्दी, गर्मी आदि के कारण होने वाली व्याकुलता, ये आती है आपकी फिजियोलॉजिकल नॉइज में। ठीक है, भूख लगी है, हमें थकान हुई हो गई है, तो हम एक शोर होगा, मतलब हम कन्वर्सेशन को वैसे नहीं कर पाएंगे जैसे हमारी नॉर्मली हो रही थी। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल नॉइज में कुछ डिस्ट्रैक्शन होगा हमें इन सब की वजह से, हंगर की वजह से, हेडेक की वजह से। तो ये जो सारी चीजें हैं इनकी वजह से जो शोर है वो है शारीरिक या फिजियोलॉजिकल शोर। उसके बाद आता है भौतिक शोर, जो वातावरण से शोर होता है, जैसे ट्रैफिक और खराब लाइट। ठीक है, जो ट्रैफिक वगैरह की वजह से या लाइट खराब है उसकी वजह से जो शोर होता है, हमारी कन्वर्सेशन नहीं हो पाती कंटिन्यू, वो है फिजिकल नॉइज या भौतिक शोर। उसके बाद है देखो इसमें क्या है, इट इज द मोस्ट डायरेक्ट फॉर्म इन इंटरफेरेंस इन आवर फिजिकल एनवायरनमेंट, फॉर एग्जांपल ट्रैफिक, हॉर्न्स एंड पुअर लाइटिंग। है ना, अगर जैसे हम लोग बात कर रहे हैं या कहीं हम ऐसी जगह पे है, हम सड़क के किनारे जा रहे हैं, तो लाइट नहीं है, लाइट की वजह से हमारी कन्वर्सेशन भी बाधित हो सकती है। अगर हमारे फोन में चार्जिंग नहीं है तो फिर भी हमारी कन्वर्सेशन बाधित हो सकती है। ये क्या हुआ? फिजिकल नॉइज हुई।
उसके बाद आता है मनोवैज्ञानिक शोर। मनोवैज्ञानिक वही साइकोलॉजिकल नॉइज। हम दूसरों से कुछ कैसे संवाद करते हैं, पूर्वाग्रह और रक्षात्मक भावना की वजह से उत्पन्न शोर। उदाहरण, बातों को भूल जाना, लड़कियां कमजोर होती है ऐसा पहले से सोच लेना। ये मतलब बैरियर का ही एक बैरियर में से ही उठा के बस इसको थोड़ा सा एक बड़ा बना दिया, एक अलग से नॉइज, एक अलग से कॉन्सेप्ट दे दिया, लेकिन ये पूरा ना बैरियर के जैसा ही है। तो कहीं कहीं पे आपको ऐसा मिलेगा फिजियोलॉजिकल बैरियर, कहीं मिलेगा आपको फिजियोलॉजिकल नॉइज। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों चीजें वही है। बाधा जो हमारे में जो बाधा कर रही है चीज वही है दोनों, ठीक है, नॉइज भी और बैरियर भी। तो आई थिंक हाँ जी, ये फिजियोलॉजिकल के नॉइज के अंदर ये है, उसके अंदर आता है ये भौतिक मनोवैज्ञानिक ये सब। क्या क्या फिजियोलॉजिकल नॉइज के अंदर ये भौतिक मनोवैज्ञानिक जो आपने लिखा है फिर रेड में, नहीं नहीं उसके नहीं अंदर नहीं आता है, अलग नहीं अलग नहीं, है। ये सारे अलग अलग पॉइंट्स हैं। ओके ओके, ठीक है, थैंक हाँ यू। जी, फिजियोलॉजिकल, फिजिकल, उसके बाद है साइकोलॉजिकल नॉइज। हमने अभी देखी कि जैसे किसी बात को भूल जाना, बात करते करते भूल जाते हैं बीच बीच में, तो ये है बातों को भूल जाना, या पहले से ऐसे सोच के रखना कि लड़कियां तो कमजोर होती है, ये काम नहीं कर सकती। ये जो पहले से सोच के हम रखते हैं, ये है मनोवैज्ञानिक शोर। उसके बाद देखो, इसको ध्यान रखना है, सिमेंटिक नॉइज। मैम हाँ मैम जी, लेकिन दोनों तो अलग ही बातें हैं ना। क्या मनोवैज्ञानिक दोनों अलग ही बातें हैं। बातों को भूल जाना इट्स काइंड ऑफ डिजीज मैम, वो तो अ, हम भूल जाते हैं कुछ बातों को। और लड़कियों को जो कमजोर समझना, वो तो एक अलग ही थॉट्स हो गए ना मैम। नहीं नहीं, देखो इसको मतलब जैसे कि हम बात कर रहे हैं, बात क्यों भूल गए हम, कुछ हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा होगा उस टाइम, मतलब हमारा हमारा जो मन है वो कहीं और होगा उस टाइम बात करते वक्त, है ना। इसको उधर डिजीज वाली साइड नहीं लेके जाना हमें। ये बस ये है कि मन, हम बात कर रहे हैं लेकिन हमारा जो कन्वर्सेशन है उस टाइम बाधित हो रही है, क्योंकि हम कुछ और सोच रहे होंगे, और कौन सा कर रहे होंगे हमारे दिमाग में, इसलिए, ठीक है। उसके बाद है आपका सिमेंटिक नॉइज। इसको ध्यान रखना है, इस वर्ड को सिमेंटिक बैरियर करके भी बहुत बार ये क्वेश्चंस में आ जाता है, और कभी कभी नॉइज करके भी आ जाता है। तो सिमेंटिक नॉइज का मतलब है, और ये वर्ड थोड़ा सा अलग है ना, क्योंकि फिजिकल फिजियोलॉजिकल तो हम समझ जाएंगे, लेकिन सिमेंटिक क्या है, शब्द अर्थ संबंधी शोर। कठिन शब्दों या वाक्यों का प्रयोग करने से जो शोर उत्पन्न होता है, कुछ ऐसे कठिन शब्दों का यूज कर दिया, जैसे अभी बात कर रहे थे ना हम कि उस बुक में बहुत हिंदी के ऐसे भारी भरकम वर्ड्स दिए हुए हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा, या फिर कुछ ऐसे इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स डाल दिए कि हमें समझ में नहीं आ रहा। तो जब कठिन शब्दों का प्रयोग होता है हमारी कन्वर्सेशन में और वो हमें समझ में ना आए, तो ये भी एक क्या है, ये भी एक तरह का शोर है, सिमेंटिक नॉइज इसको हम बोलते हैं, शब्द अर्थ संबंधी शोर, ठीक है। इट अकर्स व्हेन वर्ड themselves आर नॉट म्यूचुअली अंडरस्टूड, मतलब हम एक दूसरे की बातों को समझ नहीं पा रहे, हम वर्ड्स को नहीं समझ पा रहे, और ऑथर समटाइम क्रिएट सिमेंटिक नॉइज बाय यूजिंग jargon और अवॉइडेबल टेक्निकल लैंग्वेज। और कभी कभी जो ऑथर्स होते हैं, जैसे हम कुछ कुछ बुक्स ऐसी पढ़ते हैं जिसमें कुछ ऐसे टेक्निकल वर्ड्स या टेक्निकल टर्म्स को यूज कर देते हैं कि वो हमें समझ नहीं आ पाते, वो सिमेंटिक नॉइज हमारे लिए है, ठीक है, उसको हम सिमेंटिक नॉइज बोलेंगे। अब उसके बाद बैरियर्स के कुछ और कैटेगरी अलग से की हुई है। देखो, एक तो है सेंडर ओरिएंटेड बैरियर, सेंडर जो मेरी तरफ से बैरियर हो रहा है, ठीक है। दीज आर कंडीशन और सिचुएशन ऑफ अ सेंडर विच हैम्पर द कम्युनिकेशन। दीज कैन बी एनवायरमेंट सराउंडिंग द सेंडर, हिज नेचर, ओपिनियन। मतलब ये क्या होगा, ये ऐसी कंडीशन और सिचुएशन ऑफ अ सेंडर, जो सेंडर की तरफ से कुछ ऐसी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है। दीज कैन बी एनवायरमेंटल सराउंडिंग द सेंडर, मतलब जो उसके आसपास की जो सराउंडिंग है उसकी वजह से, उसकी नेचर की वजह से, उसके ओपिनियन की वजह से, या पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन, उसका जो कम्युनिकेशन करने का पैटर्न है उसकी वजह से, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स की वजह से, मेरे वर्ड्स आपको नहीं समझ में आ रहे, आपके मुझे नहीं आ रहे, सिंबल्स मैं कुछ ऐसे यूज कर रही हूँ जो नहीं आपको समझ आ रहे, साइंस में ऐसे कुछ यूज कर रही हूँ। देयर कैन बी प्रॉब्लम इफ द सेंडर डज नॉट हैव
proper knowledge of this the situation, environment, culture of the receiver. ये कब हो सकती है? जो सेंडर है जब हमारे सिचुएशन को, हमारे एनवायरनमेंट को, कल्चर को, इन सबको नहीं समझता है ना, तब ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सेंडर ओरिएंटेड बैरियर हम इसको बोलते हैं। ठीक है, जो बैरियर मेरी तरफ से, जो सेंडर है, जो मैसेज को सेंड करने वाला है, उसकी तरफ से जब प्रॉब्लम होगी तो वो होगी सेंडर ओरिएंटेड बैरियर। और उसके बाद है रिसीवर ओरिएंटेड बैरियर। आपकी तरफ कुछ प्रॉब्लम होगी, देयर कैन बी बैरियर इन कम्युनिकेशन ड्यू टू द रिसीवर एज वेल। दीज इंक्लूड अटेंशन ऑफ द रिसीवर, हिज फिजिकल एंड इमोशनल स्टेट, एटीट्यूड टुवर्ड द सेंडर, एक्सेट्रा। ठीक है, इसमें क्या आएगा कि जब रिसीवर जो है, रिसीवर उस मतलब उनकी अटेंशन कितनी है ना, सेंडर के प्रति, जो उनके मैसेज के प्रति उनकी अटेंशन कितनी है, उनका फिजिकल, उनके आसपास सब ठीक है, इमोशनल स्टेट उनकी कैसी है उस टाइम, उनका एटीट्यूड कैसा है सेंडर के प्रति, है ना। जिसको ऐसा होता है ना, जिसको हम सुनना नहीं चाहते, हम उनको नहीं सुनते, है ना, वो कुछ सामने हमारे बोल भी रहा हो, लेकिन जिनको हम नहीं सुनना चाहते वो हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। वही है कि रिसीवर, जो रिसीवर है, उनके सेंडर के प्रति उनका क्या एटीट्यूड है, क्या उनका उस टाइम इमोशनल स्टेट, फिजिकल स्टेट है। तो जो ऐसा कुछ बैरियर होगा जो आपकी तरफ से होगा, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे रिसीवर ओरिएंटेड बैरियर। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है चैनल ओरिएंटेड बैरियर। चैनल ओरिएंटेड बैरियर क्या है? बैरियर कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। मतलब चैनल की वजह से कुछ प्रॉब्लम होगी, है ना, हमारा नेटवर्क इशू होगा या भाषा का कुछ इशू होगा, ऐसा कुछ होगा। दिस कैन बी ड्यू टू अवेलेबिलिटी एंड यूसेज ऑफ चैनल, रॉन्ग सिलेक्शन, हमने चैनल को रॉन्ग सेलेक्ट किया है, एंड इनअप्रोप्रिएट हैंडलिंग ऑफ द चैनल, चैनल को हम हैंडल नहीं कर पा रहे अच्छे से, डिस्ट्रक्शन इन द प्रोसेस एक्सेट्रा, या कुछ भी प्रोसेस में कुछ भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ये सब क्या होगा? चैनल ओरिएंटेड बैरियर होगा। इसमें सब कुछ आएगा, हमारे बीच का हम किस के थ्रू जुड़े हुए हैं, हमारा चैनल क्या है, हमारा मीडियम क्या है, हमारी लैंग्वेज क्या है, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, उसकी वजह से कुछ हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है पूरी प्रोसेस में, ये होगा चैनल ओरिएंटेड बैरियर। मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, आप अटेंटिव भी हो और मैं भी सही से बोल रही हूँ, लेकिन बीच की जो चीजें हैं, जो हमारा मीडियम है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो वो होगा चैनल ओरिएंटेड बैरियर। Overcoming barrier of communication to make communication more effective, supervisors, manager must try to attempt to remove the barrier. इन barriers को ठीक करने के लिए कुछ इफेक्टिव इन्होंने क्या क्या चीजें यूज की है, इसको बता रहे हैं कि बैरियर्स को रिमूव करने के लिए रेगुलेट द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, फीडबैक, ह्यूमन रिसोर्स शुड यूज सिंपल लैंग्वेज। एक पहला है कि जो इंफॉर्मेशन है वो उसका फ्लो सही से हो, वो रेगुलेट सही से हो, है ना, इंफॉर्मेशन जा पाए। दूसरा फीडबैक, आपका फीडबैक मुझे मिल जाए तो मुझे समझ में आ जाएगा कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई मेरे यहाँ से मैसेज सेंड करने में या आपके समझने में। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स, जैसे कि लैंग्वेज वगैरह को हम अपना सिंपल रखे, या फिर चौथा क्या है, लेवल ऑफ नॉलेज। लेवल ऑफ नॉलेज जैसे हमने बात की थी कि हमें उनके लेवल के हिसाब से कि अभी हम किस एज ग्रुप को पढ़ा रहे हैं, किस एज ग्रुप से हम बात कर रहे हैं, उसके हिसाब से, उनकी नॉलेज के हिसाब से हम बात करें। लिसन के केयरफुली, ये क्या रिसीवर के लिए है कि वो केयरफुली सुने। उसके बाद है कंट्रोल इमोशंस, हम किसी भी चीज को, किसी भी इंफॉर्मेशन को लेते हुए अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखे, है ना, बहुत ज्यादा किसी चीज में परेशान ना हो जाए, बहुत ज्यादा उसमें इंडल्ज ना हो जाए, मतलब अपने इमोशंस को कंट्रोल करके हमें इंफॉर्मेशन को लेना है। वॉच फॉर नॉन वर्बल क्यूज और बॉडी लैंग्वेज, और हमें नॉन वर्बल जो मैं साइन या फेशियल एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स, जो ये सब कर रही हूँ, या मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, उस सब पे भी ध्यान दूं।
तो हमारे जो बैरियर्स है, जितने हमने अब तक बैरियर्स पढ़े, नॉइज पढ़ा, ये सब कम हो सकते हैं अगर हम इन सब चीजों का ध्यान दें। ठीक है, तो ये इसके ओवरकम करने के लिए या बैरियर्स को रिमूव करने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन इन्होंने दी है। उसके बाद हम्म, हाँ, उसके बाद हमारा क्लासरूम कम्युनिकेशन आ जाता है। इसको हम बाद में पढ़ेंगे, आज हम थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे अभी। नॉइज समझ में आया सबको? यस मैम। एक मिनट। चलिए, आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए, पहले ही आपका क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस फॉर सक्सेसफुल कम्युनिकेशन। इसका आंसर आप लोग मुझे करो। सेंडर, एनकोड मैसेज, चैनल, डिकोड मैसेज, ऑडियंस और फीडबैक। ये पहला है, ये आपको हिंदी में भी मिलेगा और इंग्लिश में भी मिलेगा। इस तरह से क्वेश्चन बनेगा, तो आप लोग इसका आंसर करो पढ़ के। मैम सी, सेंडर एंड मैसेज में सेंड करो एक बार मैसेज आप लोग। मैम स्क्रीन जूम करेंगे क्या? वो दिख नहीं रहा है कुछ भी। पता नहीं चल रहा मैम अच्छे से। आप अपने फोन की स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर सकते हो। पढ़ने में नहीं आ रहा क्या ये? आप लोगों ने आंसर करे ग्रुप में, मैसेज में, कमेंट में? कोई मुझे बोल के एक बार बता दो। हाँ मैम कर रही हूँ, कर दिया। एक सेकेंड, मुझे ज्वाइन होना पड़ेगा अलग से। हाँ, तो सबका आंसर ए, सी, ये सब के आंसर आ रहे हैं। ठीक है, तो हम वापस से चले जाते हैं उस पे। तो पहला आपका सी आंसर आप सबने करा है ना? यस मैम। इसका आंसर यस है मैम। ए। जिनका आंसर ए है वो सही है। देखिए, सबसे पहले आपका आएगा, एक सेकेंड, हाँ जी, तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, सेंडर। सेंडर, उसके बाद आएगा एनकोड करेगा वो मैसेज को। ठीक है, सेंडर क्या करेगा, इनकोड करेगा मैसेज को। उसके बाद चैनल होगा, बीच में चैनल होगा, फिर डिकोड मैसेज होगा, उसके बाद ऑडियंस के पास जाएगा, देन आपको फीडबैक मिलेगा। तो आपने क्या किया है, सी, सेंडर, एनकोड मैसेज, डिकोड मैसेज। ऐसा कैसे होगा, पहले सेंड होगा फिर इनकोड होगा, उसके बाद पहले चैनल से ही तो जाएगा, किसी माध्यम से ही तो जाएगा वो अंदर, वो मैसेज किसी माध्यम के थ्रू ही तो जाएगा। समझ रहे हो आप लोग? जी यस मैम। मैम। तो इसका आंसर है ए।
पहले सेंडर होगा, मैं सेंडर हूँ, मैं कोई मैसेज को इनकोड कर रही हूँ, फिर एक चैनल के थ्रू, एक मीडियम के थ्रू, एक चैनल के थ्रू, अभी आपकी क्लास के थ्रू आप लोगों को मैसेज को पहुंचा रही हूँ। उसके बाद आप डिकोड कर रहे हो उस मैसेज को, देन मतलब आप लोग ऑडियंस हो, आपके पास जा रहा है वो। अब उसके बाद क्या होगा, आप लोग फीडबैक दोगे मुझे, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए, और ये कई बार ऐसे आ चुका है तो इसको ध्यान रखो आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टली अफेक्ट और इन्फ्लुएंस द लिसनिंग स्किल ऑफ द स्टूडेंट। हमने इफेक्टिव कम्युनिकेशन पढ़ा है ना, तो उसमें से आप लोग बताओ, छात्रों के श्रवण कौशल को निम्नलिखित में से कौन सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। पहला है स्टूडेंट प्रोटोकॉल, एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरेस्ट, स्पीड ऑफ द स्पीच, टाइमिंग ऑफ द स्पीच और द रीजनल एसेंट। आंसर करिए फटाफट से। अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया है, मैसेज करो मुझे जल्दी से। सी डी और सब लोग। चार लोगों के मेरे पास मैसेज आया अभी तक, और सब लोग आंसर करो जल्दी से। सी, ओके, वेरी गुड। जिसका भी आंसर सी है, मतलब आप लोग समझ गए कि जब भी एक जो लिसनर है, मतलब जो स्टूडेंट है, वो किस चीजों से अफेक्ट होगा, क्या चीजें उसको अफेक्ट करेगी। मेरी, अगर मैं अभी टीचर हूं तो मेरी स्पीच, स्पीड ऑफ द स्पीच, टाइमिंग ऑफ द स्पीच, और जिस भाषा में, जिस एसेंट में मैं बात कर रही हूँ, वो सारी चीजें अफेक्ट करेगी आपकी मतलब आप स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो इसका आंसर है सी डी एंड ई ओनली। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट हम चलते हैं, अभी जो हमने बैरियर्स पढ़े थे उनके इस पे क्वेश्चन आए हैं। पुअर लाइटिंग, फ्लक्चुएटिंग टेम्परेचर्स एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी आर एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर। इसका आंसर करो। खराब रोशनी, उतार चढ़ाव वाला तापमान और इंटरनेट कनेक्टिविटी निम्न में से किस प्रकार के संचार अवरोधों के उदाहरण हैं। आंसर बी 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 बी, रागिनी जी डी, डी। ओके, तो जिसका आंसर है बी वो बिल्कुल ठीक है। डी वाले थोड़ा सा ध्यान रखो। खराब रोशनी, उतार चढ़ाव वाला तापमान, ये सारी चीजें क्या है, इंटरनेट कनेक्टिविटी, फिजिकल बैरियर के अंदर ये आता है। जिसने डी आंसर किया है वो क्यों किया है आपने, कोई बताओ मुझे, ये बहुत इजी सा था। ये साइकोलॉजिकल बैरियर। वो हाँ जी, मैकेनिकल आ रहा था, मेरे को मैकेनिकल समझ में आ रहा हाँ था। मुझे भी वही लगा था, मैकेनिकल का सोच के मैंने नहीं, मुझे ऑप्शन दिखा इसलिए मैंने नॉन ऑफ कर दिया। नहीं देखो, इसमें उतार चढ़ाव वाला तापमान ये कैसे आएगा मैकेनिकल में। खराब बट यहाँ पे रोशनी, इंटरनेट फिर दे दिया है, तो कंफ्यूजन था। हाँ ये इसी ऐसे कंफ्यूजन वाले देते हैं, लेकिन आप इन दो को देखो, इनसे क्या आ रहा है, ठीक है। तो खराब रोशनी और उतार चढ़ाव वाला टेम्परेचर मतलब तापमान, ये फिजिकल बैरियर का अंतर्गत आते हैं दोनों, ठीक है, ठीक है। इंटरनेट कनेक्टिविटी आ सकता है एक बार मैकेनिकल में, लेकिन जो ज्यादा ज्यादा से ज्यादा इसमें बताया गया है तो उस पर हम ध्यान देंगे, ठीक है। तो फिजिकल बैरियर इज राइट आंसर। नेक्स्ट हम चलते हैं, फोटोग्राफ्स, ग्राफ्स, फिल्म,
and other artwork do not clarify and enhance the visual value of the written message much. छायाचित्र, आलेख, फिल्में और अन्य कलाकृतियां लिखित संदेशों के दृश्य मूल में अधिक स्पष्टता एवं संवर्धन नहीं करती है, और बार ग्राफ, पाई चार्ट और अदर इंफोग्राफिक डिवाइस कैन नॉट रिप्लेस द मास ऑफ नंबर इन प्रिंट। जो ये सारी चीजें हैं, बार आलेख, पाई चार्ट और इंफोग्राफिक उपकरण, ये मुद्रण में संख्याओं की बहुमात्रा को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते। मतलब जो ये सारी चीजें होती है, ये बार ग्राफ वगैरह, ये हमारी कंटेंट को थोड़ा छोटा नहीं कर सकते। जैसे उसमें क्या होता है, पाई चार्ट वगैरह में हमें संख्याओं में दे दी जाती है चीजें। तो इसका आंसर क्या है? डी। डी आंसर आ रहा है। और सब लोग आंसर करो। बी, हिमांशु जी। ओके, और सब सी, बी, बी, सी, बी, डी, सबके ए भी लिख दो कोई तो। सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं। चलिए, तो मैं बता दूं फिर इसका आंसर। इसका आंसर है डी। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स। ठीक है, तो जिसका आंसर बी है, मतलब वो आप लोग समझ गए। देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि जो फोटोग्राफ, ग्राफ, फिल्म, ये सारी जो चीजें हैं, ये हमारे रिटर्न मैसेज को थोड़ा और अच्छा नहीं करती। ऐसा मतलब वो तो अच्छा करती है ना। अगर मैं आपको कुछ लिख के दे रही हूँ, साथ में एक फोटोग्राफ भी लगा देती हूँ, तो आपको ज्यादा क्लियर होगी चीजें, है ना। और इसमें दिया हुआ है कैन नोट, ठीक है, ये नहीं करती, ऐसा इसमें दिया हुआ है। अब जो दूसरा स्टेटमेंट है, मतलब ये गलत हो गया स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 में क्या दिया है? बार ग्राफ, पाई चार्ट, जो ये सारी चीजें होती है, वो हमारे जो मतलब हमारी जो पूरी संख्याओं में हम सब चीजें लिखते हैं, उसको थोड़ा और समझाने में काम आती है ना। हम चार्ट के जरिए ज्यादा अच्छे से समझा सकते हैं। आपने देखे होंगे ना, ग्राफ से हम समझ जाते हैं कि पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, ऐसा सब कुछ, या टेम्परेचर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ये सारी चीजें हम ज्यादा अच्छे से समझ जाते हैं। तो इसमें दिया है डू नॉट रिप्लेस, मतलब कैन नॉट रिप्लेस द मास ऑफ नंबर इन प्रिंट। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके फॉल्स होते हैं। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चंस आपके हमेशा बनते हैं यूजीसी में, तो ध्यान से करने हैं ये सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम चलते हैं। पीपल परसीव द कम्युनिकेटेड मैसेज अकॉर्डिंग टू देयर। जो लोग हैं वो मैसेज को कैसे कैसे परसीव करते हैं, कैसे समझते हैं, है ना। कम्युनिकेट मैसेज अकॉर्डिंग टू देयर, किस तरीके से, ये जो चारों चीजें दी है। ऑफिशियल स्टेटस, कल्चरल वैल्यूज, इमेजिन्ड इन्फ्लुएंस और सिमेंटिक गैप्स। आधिकारिक परिस्थिति, सांस्कृतिक मूल्य, कल्पित प्रभाव और शब्दार्थ अंतर। इसका आंसर करो। बी, हिमांशु जी वेरी गुड। ज्योति जी ए, वेरी गुड। लकी जी, अमिता जी, और सब लोग कहाँ पे हो आप लोग? सब लोग आंसर करो। सी, डी, ए बी सी डी, मेरे पास सबके आ गए आंसर। चलो, ए सी ए। चलो, जिसने आंसर ए किया है, एक बार आप मुझे समझाओ, ये आपने कैसे किया है ए आंसर? कंचन जी,
ए आंसर आपने किया है, मुझे एक बार बताओ कैसे। चलिए मैं इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर हिमांशु जी ने जो लिखा है बी, ये बिल्कुल सही है। हिमांशु जी आप समझाओगे थोड़ा सा एक बार बी को। हिमांशु जी। जी मैम। हाँ जी। मैंने इसलिए किया था कल्चरल वैल्यू की, जैसे हमारा कल्चर होगा ना वैसे ही परसीव करेंगे मैसेज को। जैसे कि मान लो हमारा कल्चर ये है कि जैसे हक करते हैं तो वो गलत है, अगर कोई कर रहा है तो मेरे अकॉर्डिंग वो गलत ही होगा। मान लो दूसरे कल्चर में वो सही भी हो, इस तरह से। वेरी गुड। तो आप सब लोग को क्लियर हुआ कल्चरल अच्छा वैल्यू। पर क्वेश्चन हाँ जी। समझा दो ना, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया था अच्छे से। मैम अच्छा देखो, क्वेश्चन मुझे भी समझ में नहीं आया। हाँ देखो मैं बताती हूँ। जैसे कि हम लोग हैं, मैं किसी से कम्युनिकेट करती हूँ, मैं किसी को मैसेज देती हूँ या मैं किसी को सुनती हूँ, तो मैं कैसे परसीव करती हूँ, जैसे मैंने आज तक सीखा होगा। अब मान लो मैं कहीं ऐसी जगह पे रहती हूँ जहाँ पे, जैसे हिमांशु जी ने बताया कि जैसे हमारे इंडिया का एक नॉर्मल अभी तक तो ऐसा ही है कि हक करना ऐसा लगता है हमें कि ये गलत चीज है, ठीक है, ये गलत है। तो अभी तक मैंने ये सीखा है। अब मैं कहीं ऐसी जगह पे जाती हूँ जहाँ पे वो नॉर्मल है ना, हक करना नॉर्मल है। तो अब वो क्या होगा, मेरी जो कल्चरल, जो मेरी वैल्यूज होगी पहले से, जो मेरे अंदर एक बना हुआ होगा, मेरे जो आसपास की जो जैसे जगह पे मैं थी और जब जो मैंने अब तक सीखा है वो जैसा होगा, मैं उस मैसेज को, उस चीज को वैसे ही परसीव करूंगी। मतलब मैं उसको ऐसे ही समझूंगी, ठीक है। तो पीपल ओके परसीव द कम्युनिकेटेड मैसेज अकॉर्डिंग टू देयर, कैसे करते हैं वो परसीव, कल्चरल वैल्यूज जो उनकी होगी उसके हिसाब से, ठीक है। अभी ओके, भी कोई थैंक यू। ज्वाइन होने के लिए आया है इतनी लेट। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। Which of the following is an example of a socio-psychological barrier in communication? निम्न में से कौन सा संचार में सामाजिक मनोवैज्ञानिक बाधा का उदाहरण है? सामाजिक मनोवैज्ञानिक बाधा का उदाहरण क्या है? सब लोग आंसर करो। हिमांशु जी, दीपाली जी और सब, लक्की का मैसेज आया है, तरुण जी, और सब लोग भी मैसेज करो फटाफट। तेजस्वी, रागिनी जी, जया जी, सी, ए सी डी, वेरिएशंस आ रहे हैं मेरे पास बहुत सारे आंसर के। चलिए इसका आंसर है, जो सबके साथ है, जो सबने सबसे ज्यादा दिया है, मतलब सी, ठीक है। सी मतलब स्टेटस डिफरेंस। मतलब हम सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर इन कम्युनिकेशन या हमारा सामाजिक मनोवैज्ञानिक बाधा किस में आती है? भाषा में नहीं आएगी सामाजिक मनोवैज्ञानिक, शारीरिक मतलब फिजिकल में भी नहीं आएगी, भावनात्मक इमोशनल में भी नहीं आएगी सामाजिक मनोवैज्ञानिक। ये किस में आती है? स्टेटस डिफरेंस में, स्थिति मतभेद, है ना। हम दो लोगों का अलग अलग स्टेटस है, तो इसमें क्या आ जाएगा, हमारी सामाजिक और जो मनोवैज्ञानिक चीजें हैं, है ना, वो थोड़ी अलग हो जाएगी, उसकी वजह से बाधा आ जाएगी। तो इसका आंसर है सी, स्टेटस डिफरेंस। समझ में आया ये सबको? जी मैम। जी मैम। हाँ देखो, तो बैरियर से कितने सारे क्वेश्चन बने हुए हैं लास्ट टाइम, मतलब पहले से बहुत बार। ठीक है, एक और हम देख लेते हैं। व्हेन एनी सर्विस इज स्ट्रीम्ड फॉर अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल इज कॉल्ड, जब किसी
सेवा को सीमित संख्या में लोगों के लिए स्ट्रीम किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? ब्रॉडकास्टिंग, क्रोमकास्टिंग, नैरोकास्टिंग, सिंपल कास्टिंग। इसको क्या बोला जाता है? मतलब एक सर्विस, एक सेवा दी जा रही है कुछ लिमिटेड लोगों तक, कुछ लिमिटेड लोगों तक पहुंचाई जा रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आंसर करो। रागिनी जी, मीनाक्षी जी, भारती जी, लक्की जी, सोनाली जी, सबका आंसर ए आ रहा है। दीपाली जी, ज्योति जी, वेरिएशंस नहीं आए मेरे पास आज अब की बार। ए है क्या इसका आंसर? और कोई रह गया हो अभी? कर दो मैसेज फटाफट। 5-6 लोगों के मैसेज आए मेरे पास बस। अदिति, ये क्रोम कास्टिंग, नेरो कास्टिंग और सिंपल कास्टिंग के बारे में पढ़ा था क्या हमने? नहीं नहीं, ये थोड़ा सा अलग है, मैं अभी बताती हूँ अभी। ओके, हाँ तो ब्रॉडकास्टिंग बस दिमाग में था, तो सुना है ना, ब्रॉडकास्ट हो रहा है तो सिंगल इंसान बैठा होता है वहां पे। हाँ देखो अब मैं बताती हूँ, ये सब का गलत है। ठीक है, इसका आंसर है नैरो कास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग, देखो ब्रॉड से आप क्या समझते हो? ब्रॉड ज्यादा से आप वाइड, क्या समझते हो? ज्यादा। तो इसमें क्या बड़ा। लिखा है? हाँ मतलब बहुत ज्यादा लोगों तक वो पहुंचेगी। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग। इसमें बताया है कि जब एक सेवा सिर्फ लिमिटेड नंबर के लोगों तक ही हम पहुंचाए, ये है अपना नैरो कास्टिंग। देखो अभी जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारी एक ये क्लास हो रही है गूगल मीट के थ्रू, तो हमें कुछ लोगों तक, सीमित लोगों तक हम ये क्लास को प्रोवाइड करा रहे हैं। लेकिन जब हम इसको यूट्यूब में डालते हैं तो वो क्या है, ब्रॉडकास्टिंग हो जाती है वहां पे। मतलब हम बहुत सारे लोगों तक वो दे रहे हैं, उसको कास्ट कर रहे हैं उसको, ठीक है, अपनी क्लास को, तो वो होता है ब्रॉडकास्टिंग। और जब एक सीमित संख्या, सीमित लोगों तक ही हम पहुंचाए तो वो होता है नैरो कास्टिंग। अब क्रोम कास्टिंग क्या होता है? सिंपल कास्टिंग तो कुछ वर्ड ही नहीं है ये, मतलब ये आपको बस कंफ्यूज करने को ऐसे कुछ वर्ड्स दे देंगे। क्रोम कास्टिंग क्या है? जब हम अपने फोन से टीवी को कनेक्ट करते हैं ना, मतलब हम कुछ नेटफ्लिक्स वगैरह यूज कर रहे हैं तो हम टीवी से, अपने फोन से टीवी को कनेक्ट करके उसमें देखते हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्रोम कास्टिंग। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्रोम कास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग बहुत लोगों तक, ब्रॉड नेटवर्क है तो ब्रॉडकास्टिंग। और नैरो कास्टिंग जब लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल तक बात जा रही है। तो ये चीजें ना, बहुत कुछ कुछ ऐसी चीजें आती है। मैं आ जाती हूँ। तो हमारे यूजीसी नेट के एग्जाम में ना कुछ कुछ ऐसी चीजें आती है जो आप लोग को ऐसा लगेगा कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, लेकिन उसमें आपको बस प्रेजेंस ऑफ माइंड देखने के लिए वो चेक करते हैं कि आप लोग कितना समझते हो, है ना। क्योंकि ये एग्जाम क्या है, जनरल नॉलेज का एग्जाम है ये, फर्स्ट पेपर जो है। तो इसमें आपसे कुछ भी, आप पहले से जो पढ़ते आए हो, आपको पहले से जो कुछ चीजें पता है आपको, मतलब पहले से जो आपको क्लियर है या समझनी चाहिए आपको, वो सारी चीजें भी इसमें आ जाती है। तो आपको कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस दिखेंगे कि ये तो मैंने कभी कम्युनिकेशन में पढ़े ही नहीं, है ना। तो ये इसमें थोड़े से ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो 7 क्वेश्चंस आज हमने करे, तो आपको थोड़ा सा तो क्लियर हुआ होगा कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, यस मैम। तो हम ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो जिनके आपको समझ में आ गया होगा कि आपने अब तक 5-6 क्लासेस में जितना पढ़ा और आपको कैसे आंसर करने हैं, वो कितना डिफरेंस होता है दोनों चीज। अब तक आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये जो जो अब तक आपने पढ़ा वो सब कुछ मुझे आता है, लेकिन क्वेश्चंस जब आते हैं तो वो थोड़े से अलग तरीके से आता है। आपका उस टाइम प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज देखने के लिए, चेक करने के लिए वो क्वेश्चंस ऐसे बनाता है घुमा फिरा के। ठीक है, तो इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना है। और आगे आगे मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चंस कराते जाऊंगी जो पहले आ चुके हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हमारा बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं बचा है,
5 क्लासेस में हो जाएगा वो कंप्लीट, लेकिन क्वेश्चंस बनाने हमें वो आने चाहिए। ठीक है, तो हम PYQs करेंगे और हमारा कुछ आज नॉइज आपका कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट भी मैंने आपको भेजा हुआ है ना पूरा टॉपिक, नॉइज के बाद भी